फ्रांस में इस्लामिक कट्टरपंथ का उदय एक ऐसा मसला है जिससे भारत की अंदरूनी राजनीति भी बहुत हद तक प्रभावित होती है, क्योंकि पिछले कई दशकों से भारत भी फ्रांस की तरह कट्टर इस्लामिक आतंकवाद का शिकार हो रहा है और फ्रांस की तरह भारत के कुछ मुसलमानों के मन में बढ़ती कट्टर सोच भारत को भी फ्रांस की तरह प्रभावित करती है और चिंता में डालती है। फ्रांस में बढ़ती कट्टरता की खबर को भारत के लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं। फ्रांस से आ रही ऐसी खबरें भारत में ट्रेंड हो रही हैं। भारत के लोग फ्रांस की तरफ इस उम्मीद से अब देख रहे हैं कि शायद फ्रांस अपने मजबूत इरादों से कट्टरपंथी इस्लाम का इलाज ढूंढ लेगा और इससे भारत को भी मदद मिलेगी। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि फ्रांस जल्द ही एक नया कानून लाने वाला है जो कि क्रांतिकारी कानून होगा। इस कानून के लागू होने के बाद फ्रांस में वहां का संविधान किसी भी धर्म से ऊपर होगा। यानी फ्रांस चाहता है कि उसके देश में संविधान धर्म से ऊपर रहे और फिर फ्रांस में धर्म के नाम पर किसी भी तरह की कट्टरता के लिए 1 इंच जमीन भी जगह नहीं बचेगी। अगर फ्रांस इसमें सफल हो गया तो यह कानून पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग लगातार हो रही है और अगर ऐसा हो गया तो भारत में एक तरह से संविधान सभी धर्मों से ऊपर हो जाएगा और कोई भी ऐसा लोकतांत्रिक देश जो खुद को विकसित और आधुनिक होते हुए देखना चाहता है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वहां के नागरिक हर विचारधारा से ऊपर अपने देश के संविधान को स्थान दें और संविधान को महत्व दें। इसलिए आप सब भी इसे यह मत सोचिएगा कि यह फ्रांस में घटी घटना है। इस घटना का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, आप पर भी पड़ेगा। भारत आज भले ही कट्टर इस्लामिक आतंकवाद के मुद्दे पर फ्रांस के साथ खड़ा है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। वर्ष 2005 को याद कीजिए, आज से 15 साल पहले जब डेनमार्क के एक अखबार ने पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून छापा था, तब भी दुनिया भर के इस्लामिक देशों ने डेनमार्क का ऐसे ही विरोध किया था जैसे आज वो मैक्रों का विरोध कर रहे हैं और फ्रांस का विरोध कर रहे हैं। मैक्रों पर तो निजी हमले हो रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उस समय भारत सरकार ने इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाया था? तब भारत में यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। यूपीए की सरकार देश के अल्पसंख्यकों को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए पहले तो भारत सरकार ने इस कार्टून को लेकर डेनमार्क की सरकार के सामने अपना विरोध दर्ज कराया और फिर डेनमार्क के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के कार्यक्रम को रद्द कर दिया। लेकिन अब अंतर समझिए, यह नया भारत है जहां धर्म के नाम पर तुष्टीकरण की कोई गुंजाइश नहीं है। इसकी दूसरी वजह यह है कि पिछले कुछ दशकों में रणनीतिक और कूटनीतिक तौर पर भारत और फ्रांस के रिश्ते बहुत मजबूत हुए हैं। रफाल लड़ाकू विमानों की जबरदस्त बहुत बड़ी डील हुई है और फ्रांस के साथ मिलकर पाकिस्तान जैसे देशों को कड़ा जवाब भारत ने दिया है। इन तमाम मुद्दों पर फ्रांस और भारत एक साथ खड़े रहे हैं। इस दोस्ती की एक वजह भारत के प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच वो पर्सनल केमिस्ट्री भी है जो दोनों नेताओं के बीच कई मौकों पर दिखाई देती है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 6 वर्षों में 5 बार फ्रांस की यात्रा कर चुके हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों की दोस्ती पूरी दुनिया ने देखी है और यही वजह है आज भारत इस मुश्किल घड़ी में फ्रांस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और ये दुनिया की राजनीति में एक बहुत बड़ी घटना मानी जाएगी और यकीन मानिए आपको भी इस घटना पर अपनी राय जरूर बतानी चाहिए। आज जो बात हम आपसे कह रहे हैं, हमारे अपने ही देश में बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगेगी, ये बात चुभेगी। हमारे देश में एक टुकड़े टुकड़े गैंग है, हमारे देश में एक सबूत गैंग है और वो हमारी शिकायत अक्सर करता रहता है। अलग अलग जगहों पर FIR दर्ज होती रहती हैं अलग अलग राज्यों में, इसलिए क्योंकि हमने सच कहा, इसलिए क्योंकि हम वही कह रहे हैं जो आज फ्रांस कह रहा है, इसलिए क्योंकि हम वो बात कह रहे हैं जो आज पूरी दुनिया कह रही है और हम तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ हैं। जैसा हमने आपको आज शुरुआत में बताया था, असली खबर वही होती है जो किसी न किसी को चुभती है, जिसे कोई ना कोई दबाना चाहता है, रोकना चाहता है, वो होती है असली खबर। जिस खबर को कोई दबाना नहीं चाहता, रोकना नहीं चाहता, जो खबर किसी को एक्सपोज नहीं करती, जो खबर किसी को परेशान नहीं करती, वो खबर नहीं बल्कि वो सिर्फ विज्ञापन होता है। जो लोग सच सुनकर परेशान हो जाते हैं वो उसे हेट स्पीच कहने लगते हैं।
लेकिन अब यह कौन तय करेगा कि जो खबर आपको दिखाई जा रही है वो सच है या वो हेट स्पीच है? हेट स्पीच क्या है, इसकी कोई परिभाषा तय नहीं है। हम हेट स्पीच को रिपोर्ट कर रहे हैं या हम हेट स्पीच दे रहे हैं, इस बात का फैसला कौन करेगा? ठीक ऐसे ही जैसे आतंकवाद की कोई परिभाषा आज तक संयुक्त राष्ट्र के पास भी नहीं है कि असली आतंकवाद होता क्या है। इसका कारण यह है कि एक व्यक्ति जो कुछ लोगों के लिए आतंकवादी होता है, वो दूसरों के लिए फ्रीडम फाइटर होता है। आज अगर आप देखें, फ्रांस में जिस व्यक्ति ने इस औरत की हत्या की है, 3 लोगों की हत्या की है, वो व्यक्ति हमारे लिए आतंकवादी है, लेकिन पाकिस्तान और टर्की और मलेशिया जैसे देशों के लिए वो फ्रीडम फाइटर है, वो इस्लाम का अनुयायी है और वो उसका स्वागत कर रहे हैं। अब ये कौन तय करेगा कि इस व्यक्ति ने गलत किया? हमारे अगर नजरिए से, फिल्टर से देखेंगे तो ये आतंकवादी कहलाएगा, उनकी नजर से अगर आप देखेंगे तो क्रांतिकारी कहलाएगा। और ठीक ऐसा ही हेट स्पीच के साथ है। फेसबुक जैसी टेक्नोलॉजी कंपनियां हेट स्पीच की पहचान करने के लिए थर्ड पार्टीज को एंगेज कर रही हैं या बॉट्स की मदद ले रही हैं, यानी किसी कंपनी के कर्मचारी, किसी तीसरी कंपनी के कर्मचारी और बॉट्स ये तय कर रहे हैं कि हेट स्पीच क्या है, फेक न्यूज़ क्या है, रियल न्यूज़ क्या है। यानी अंपायर किसी तीसरे देश में बैठा हुआ है और वो बिना कुछ सोचे समझे फैसले सुना रहा है। इसलिए आज हम आपको ये बताना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को जी न्यूज़ पर आपत्ति होती है, जो यहाँ डीएनए में हम कहते हैं उस पर आपत्ति होती है, लेकिन ये आपत्ति सही है या गलत, इसका फैसला करने का अधिकार किसका है? किसके पास ये चाबी है? और जो व्यक्ति इसका फैसला करेगा, क्या उसके पास सही डेफिनेशन है? नफरत फैलाने वालों की खबर दिखाना नफरत फैलाना नहीं होता, और कुछ लोग एक कमरे में बैठकर यह फैसला नहीं ले सकते कि हेट स्पीच क्या है और क्या नहीं। जैसे फ्रांस धार्मिक कट्टरता के खिलाफ अपनी व्यवस्थाओं को बदल रहा है, हालांकि देर से बदल रहा है, वैसे ही आज हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारे देश में भी इन विषयों को लेकर जो वर्षों दशकों पुरानी सड़ी गली व्यवस्थाएं हैं, अब उन व्यवस्थाओं को बदलने का समय आ गया है, अब उन डेफिनेशंस को बदलने का समय आ गया है। अगर आज हम किसी के बारे में कुछ बात कहते हैं, कोई खबर आपको दिखाते हैं और वो खबर किसी को बुरी लगती है, वो खबर किसी ना किसी को तो बुरी लगेगी, और जिसको वो बुरी लगती है वो उसे हेट स्पीच कहता है। अब इसका फैसला कौन करेगा? हमें लगता है 135 करोड़ का देश है, इसका फैसला आप लोग करेंगे, और सही समय पर आने पर आप इसका फैसला पूरी दुनिया को बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने देश में इस सोच को बदलना होगा और फ्रांस से सीखना होगा।